हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था दी हाउसमेड सीक्रेट, जो कि लिखा है फरीदा मैकफाडन ने। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 5। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मिली 1964 में एक औरत जिसका नाम किटी जेनोविस था कत्ल कर दी गई। किटी 28 ईयर्स की बारटेंडर थी। उसे रात के तकरीबन 3 बजे उसके क्वींस अपार्टमेंट से लगभग 100 फीट दूर रेप और छुरी के वार से हलाक किया गया। उसने मदद के लिए चीखा, लेकिन जबकि कई हमसाए उसकी चीख सुन सकते थे, किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। उसका हमला आवर विंस्टन मूसली उसे थोड़ी देर के लिए छोड़कर चला गया और फिर 10 मिनट बाद वापस आया, जहां उसने उसे और चंद बार छुरी से घायल किया और उसकी जेब से $50 चुरा लिए। वो अपनी छुरी के जख्मों की वजह से मर गई। किटी जेनोविस पर हमला हुआ, उसका बलात्कार हुआ और उसे कत्ल किया गया 38 विटनेसेस के सामने। प्रोफेसर किंड्रेड लेक्चर हॉल में ऐलान करते हैं। 38 लोगों ने उसका हमला देखा, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की और ना ही पुलिस को फोन किया। हमारे प्रोफेसर, जो अपने 60s में हैं और जिनके बाल हमेशा खड़े खड़े लगते हैं, हर स्टूडेंट को घूर कर देखते हैं, जैसे कि हम ही वो 38 लोग हैं जो उस औरत को मरने के लिए छोड़ आए। ये वो कहते हैं बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट है। ये एक सोशल साइकोलॉजी का फिनोमेना है जिसमें फर्द, जब दूसरे लोग मौजूद होते हैं तो किसी मुसीबत में फंसे शख्स की मदद करने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्लास के स्टूडेंट्स अपने नोट्स में कुछ लिख रहे हैं या अपने लैपटॉप्स पर टाइप कर रहे हैं। मैं बस प्रोफेसर को तक रही हूँ। सोचिए, प्रोफेसर किंड्रेट कहते हैं, 3 दर्जन से ज्यादा लोगों ने देखा कि एक औरत का बलात्कार और कत्ल हो रहा है, और उन्होंने बस देखा और कुछ नहीं किया। ये ग्रुप में डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का बेहतरीन एग्जाम्पल है। मैं अपनी सीट पर बेचैन होती हूँ, सोचती हूँ कि अगर मैं उस सूरत हाल में होती, अगर मैं अपनी खिड़की से देखती कि कोई मर्द एक औरत पर हमला कर रहा है, तो मैं बिल्कुल भी चुप नहीं बैठती। अगर जरूरत पड़ती तो मैं सीधा खिड़की से कूद जाती। नहीं, मैं ऐसा नहीं करती। मैंने अपने आप को बेहतर तरीके से कंट्रोल करना सीख लिया है। लेकिन मैं 911 को कॉल ज़रूर करती। मैं बाहर निकलती और अपने साथ एक छुरी ले जाती। मैं उसका इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन शायद वो देखकर हमला आवर डर जाता। जब मैं लेक्चर हॉल से बाहर निकलती हूँ तो अब भी उस बेचारी लड़की के बारे में सोचकर हिली हुई महसूस करती हूँ, जो आधी सदी पहले कत्ल हुई थी। जब मैं स्ट्रीट पर आती हूँ तो मैं लगभग ब्रॉक के पास से गुजर जाती हूँ। उसे मेरे पीछे भागना पड़ता है और मेरा बाजू पकड़ना पड़ता है। ऑफ कोर्स, हमने डिनर का प्लान बनाया था। हे, वो मुझे सबसे सफेद दांतों के साथ मुस्कुराते हुए देखता है जो मैंने कभी देखे हैं। मैंने कभी उससे नहीं पूछा कि क्या वो अपने दांतों को प्रोफेशनल तौर पर व्हाइटन करवाता है, लेकिन जरूर करवाता होगा। दांत नेचुरली इतने सफेद नहीं हो सकते। ये तो अननेचुरल लगता है। हम आज रात सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना, तुम्हारी नई जॉब के लिए। राइट। मैं मुस्कुराने की कोशिश करती हूँ। सॉरी। क्या तुम ठीक हो? मैं बस लेक्चर से थोड़ी हिली हुई हूँ। हम 60s की एक औरत के बारे में पढ़ रहे थे जिसका 38 लोगों के सामने बलात्कार हुआ और किसी ने कुछ नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है? किटी जेनोवीज, है ना? ब्रॉक अपनी उंगलियां चटकाता है। मुझे याद है अपनी कॉलेज की साइकोलॉजी क्लास से। राइट। और ये सब कुछ बहुत ही खौफनाक है, लेकिन ये सब कुछ थोड़ा बकवास भी है। वो अपना हाथ मेरे हाथ में डालता है। उसकी हथेली गर्म महसूस होती है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस स्टोरी को काफी सेंसेशनलाइज कर दिया था। असल में विटनेसेस टाइम्स के कहने से काफी कम थे, और जहां अपार्टमेंट्स थे वहां से ज्यादातर लोग असल में कुछ देख नहीं पाए थे। उन्हें लगा कोई लवर स्क्वेरल चल रहा है, और कई लोगों ने पुलिस को कॉल किया था। जब एम्बुलेंस आई तो एक हमसाया किटी को अपने गोद में उठाए बैठा था। ओह, मुझे थोड़ी-सी कमी महसूस होती है, जैसे अक्सर होती है जब ब्रॉक किसी चीज़ के बारे में मुझसे ज़्यादा जानता है, जो अक्सर होता रहता है। वैसे, जितना मुझे लगता है, ब्रॉक हर चीज़ के बारे में कुछ न कुछ जानता है। यही उन चंद बातों में से एक है जो उसे इतना परफेक्ट बनाती है। लेकिन अब स्टोरी इतनी ड्रामेटिक नहीं लगती, है ना? ब्रॉक मेरा हाथ छोड़कर अपना बाजू मेरे कंधों पर डाल देता है। मैं एक स्टोर के शीशे में हम दोनों का अक्स देखती हूँ और मैं सोचती हूँ कि हम दोनों साथ बहुत अच्छे लगते हैं। हम उस कपल की तरह लगते हैं जो अपनी शादी में 500 गेस्ट बुलाएंगे, फिर सबर्ब्स में एक वाइट पिकेट फेंस वाला घर खरीदेंगे और फिर उसे बच्चों से भर देंगे। वैसे भी तुम्हें एक पुरानी कहानी के लिए बुरा महसूस नहीं करना चाहिए। तुम बस तुम बस थोड़ी ज्यादा अच्छी हो।
समझी। मुझे हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि मैं उन लोगों की मदद करूं जो मुसीबत में होते हैं। बदकिस्मती से कभी-कभी ये आदत मुझे खुद मुसीबत में डाल देती है। काश मैं वाकई ब्रोक के कहने जैसे अच्छी होती। उसे असल में पता ही नहीं है। सॉरी, मैं अपने आप को नहीं रोक सकती। शायद इसी वजह से तुम सोशल वर्कर बनना चाहती हो। वो मेरी तरफ आंख मारकर कहता है, जब तक कि मैं तुम्हें किसी ज्यादा मुनाफा देने वाले कैरियर में ले जाने की बात ना करूं। मेरा पहला बॉयफ्रेंड वो शख्स था जिसने मुझे सोशल वर्कर का कैरियर चूज करने के लिए इंस्पायर किया था, ताकि मैं उन लोगों की मदद कर सकूं और लॉ के दायरे में रहकर काम कर सकूं। तो मैं सबकी मदद करनी होती है, मिली। ये वो चीज़ है जो मैं तुम में सबसे ज़्यादा चाहता हूँ। वो मुझे असल में समझता था, लेकिन अब वो मेरी ज़िंदगी में नहीं है। वैसे भी ब्रॉक मेरे कंधों को हल्के से दबाता है। चलो, 60s में कत्ल होने वाली औरतों के बारे में नहीं सोचते, अपनी नई जॉब के बारे में बताओ। मैं उसे गैरिक के शानदार पेंट हाउस की डिटेल्स बताती हूँ। जब मैं उसे व्यू, लोकेशन और दूसरी मंजिल के बारे में बताती हूँ, तो वो धीमी सी सीटी बजाता है। ये अपार्टमेंट तो ज़रूर कीमत में आसमान छू रहा होगा, वो कहता है। जब हम स्ट्रीट पर निकलते हैं, एक बाइक से मुश्किल से बचते हुए, मुझे जितना समझ आया है, शहर के बाइकर्स को ना ट्रैफिक लाइट्स की परवाह है, ना पेडेस्ट्रियंस की। मुझे लगता है उन्होंने कम से कम 20 मिलियन दिए होंगे। वाओ, तुम्हें लगता है? बिल्कुल। और मुझे लगता है कि वो तुम्हें भी अच्छी पेमेंट कर रहे होंगे। कर रहे हैं। जब डॉगलास ने मुझे ऑर्ली रेट बताया था, तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी आंखों के सामने डॉलर साइंस घूम रहे हों। वैसे उस शख्स का क्या नाम था जिसने तुम्हें हायर किया? डॉगलास गैरिक है। वो तो कॉइन स्टॉक का सीईओ है। ब्रॉक अपनी उंगलियां चटकाता है। मैं उससे एक बार मिला था जब उसने मेरी फर्म को एक पेटेंट में मदद के लिए हायर किया था। जेन्युइनली अच्छा आदमी था। हाँ, अच्छा लगा था। वो वाक़ई अच्छा लगा था, लेकिन मैं उस बंद दरवाज़े के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही जो दूसरी मंज़िल पर था। वो बीवी, जो मिलने के लिए बाहर भी नहीं आई थी। चाहे मैं अपनी नई जॉब के लिए कितना भी एक्साइटेड हूँ, कुछ तो था जो मुझे बेचैन कर रहा था। और एक बात और, ब्रॉक मुझे क्रॉस वॉक की तरफ खींचता है। लाइट ब्लिंक कर रही होती है और हम मुश्किल से सिग्नल से पहले पार कर लेते हैं। बिल्डिंग सिर्फ 5 ब्लॉक्स दूर है, जहाँ मैं रहता हूँ। हिंट, हिंट। मुझे तो पता था कि पेंटहाउस ब्रॉक के अपार्टमेंट के बहुत करीब है। मैं बेचैन होकर हिलती हूँ, बिल्कुल वैसे ही महसूस करते हुए जैसे क्लासरूम में कर रही थी। ब्रॉक एक हड्डी पकड़ लेने वाले कुत्ते की तरह बन गया है। वो चाहता है कि मैं उसके साथ मूव इन करूँ, और वो इस बात को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं बस इस एहसास से छुटकारा नहीं पा रही कि अगर वो मुझे असल में जानता तो शायद वो ये नहीं चाहता। मुझे ब्रॉक के साथ रहना अच्छा लगता है और मैं ये सब कुछ खत्म नहीं करना चाहती। ब्रॉक, मैं कहती हूँ। ओके, ओके, वो आंखें घुमाता है। देखो, मैं तुम पर प्रेशर नहीं डाल रहा। अगर तुम तैयार नहीं हो मूव करने के लिए तो ठीक है, लेकिन रिकॉर्ड के लिए, मुझे लगता है हम दोनों एक अच्छी टीम हैं। और तुम वैसे भी आधी रातें मेरे घर पर गुजारती हो, है ना? ओह हाँ, मैं बहुत बेदिली के साथ कहती हूँ। और वो चमकते हुए सफेद दांत निकालता है। मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते हैं। अब तो मुझे लगता है कि मैं उल्टी कर दूंगी। चाहे वो मुझे बार-बार अपने साथ मूव करने के लिए कह रहा हो, मुझे कभी ये ख्याल नहीं आया था कि उसने अपने पेरेंट्स को मेरे बारे में बताया होगा, लेकिन ऑफ कोर्स उसने बताया होगा। वो शायद हर हफ्ते संडे रात 8 बजे उन्हें कॉल करता होगा और अपनी परफेक्ट लाइफ की तमाम इम्पोर्टेंट डिटेल्स उनको बताता होगा। ओह! मैं कमज़ोर आवाज़ में कहती हूँ, और मैं भी तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ। वो और कहता है, ये बहुत अच्छा मौका होता है कि मैं उसे बता दूँ कि मैं अपने पेरेंट्स से अलग हो चुकी हूँ, लेकिन अल्फ़ाज़ निकल नहीं पाते। ये सब कुछ बहुत मुश्किल है। मेरा पहला बॉयफ्रेंड मेरी ज़िंदगी के हर पहलू को शुरू से जानता था, इसलिए मुझे कभी अपना मुश्किल पास्ट खोलकर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। कभी भी कोई ऐसा खौफनाक लम्हा नहीं आया था जब मुझे सब कुछ साफ-साफ कहना पड़ता। और जैसे मैंने कहा, ब्रॉक तो बहुत परफेक्ट है। उसमें अगर कोई कमी है भी, तो वो बस छोटी-मोटी और बेमानी बातें हैं। जैसे एक दफ़ा उसने मेरे अपार्टमेंट में टॉयलेट सीट उठाकर छोड़ दी थी, और वो भी सिर्फ़ एक ही दफ़ा हुआ था। प्रॉब्लम ये है कि ब्रॉक सेटल होने के लिए तैयार है, और चाहे मेरी भी उम्र उसी के बराबर हो, मैं अभी वहाँ नहीं पहुँची हूँ, और वो इंतज़ार भी नहीं करना चाहता। उसके पास एक ज़बरदस्त जॉब है टॉप लॉ फर्म में, और वो फैमिली सपोर्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कमाता है। चाहे उसकी आखिरी कार्डियोलॉजी विज़िट में सब कुछ ठीक निकला था, फिर भी वो ये फ़िक्र करता है कि कहीं वो इस मुल्क में एक कॉकेशियन मर्द के एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन तक ना जी पाए।
وہ شادی کرنا چاہتا ہے اور بچے کرنا چاہتا ہے، جب تک وہ ان کا ساتھ بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکتا ہے۔ اسی دوران مجھے لگتا ہے کہ میں ابھی بھی بڑے ہونے کے پروسیس میں ہوں۔ آخر میں ابھی تک اسکول میں ہوں، میں شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، میں نہیں کر سکتی۔ یہ ٹھیک ہے، وہ کچھ دیر کے لیے رک کر مجھے دیکھتا ہے۔ ہمارے پیچھے چلنے والا ایک آدمی ہم سے ٹکرا جاتا ہے اور غصے میں کچھ بول کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ میں تم پر کوئی پریشر نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن تمہیں یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ میں تم سے دیوانوں کی طرح پیار کرتا ہوں ملی۔ میں بھی تم سے دیوانوں کی طرح پیار کرتی ہوں، میں کہتی ہوں۔ وہ میری دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے اور میری آنکھوں میں دیکھتا ہے۔ اصل میں وہ کہتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگتا ہے۔ اس سے پہلے وہ مجھے یہ ضرور بولتا تھا کہ وہ مجھ سے دیوانوں کی طرح پیار کرتا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، چاہے کائنڈ آف کے ساتھ ہی صحیح۔ میں اپنا منہ کھولتی ہوں مگر مجھے خود نہیں پتا میں کیا کہنے والی ہوں، لیکن کوئی الفاظ نکلنے سے پہلے مجھے اپنی گردن میں سینسیشن محسوس ہوتی ہے، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ کیا میں اپنا ہوش کھو رہی ہوں؟ میں آخر کہہ ہی دیتی ہوں، یہ تو تھوڑا سویٹ ہے۔ میں ابھی تیار نہیں ہوں کہ میں اسے آئی لو یو کہہ دوں۔ میں ہمارے رشتے میں اگلا قدم نہیں اٹھا سکتی جب تک اتنی ساری چیزیں ہیں جو بروک کو میرے بارے میں اب تک نہیں پتا۔ خوشی کی بات ہے کہ وہ مجھے اس بات پر فورس نہیں کرتا۔ چلو، وہ کہتا ہے، چلتے ہیں اور کچھ سوشی کھاتے ہیں۔ اور شاید کسی وقت مجھے اسے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ مجھے سوشی بالکل پسند نہیں ہے۔